प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका सेकंड बुक का सेकंड लेसन चल रहा है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल का प्रभुत्व का दौर। उसमें हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन कल आपको बताए थे। आज हम दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बारे में भी बताएंगे कि प्रथम आम चुनाव में उनकी क्या स्थिति रही, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज जो महत्वपूर्ण जो दो पर्सनैलिटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर और दूसरे सी राजगोपालाचारी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि बाबा भीमराव अंबेडकर कौन थे। तो उसके जीवन परिचय के बारे में आप सुनिए। तो भीमराव अंबेडकर वाज बोर्न इन दलित फैमिली इन 1891। सबसे पहली बात कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर was born in a Dalit family in 1891. He was a scholar and intellectual and founder of Independent Party. वो एक बहुत ही बड़े विद्वान, बुद्धिजीवी और जो इंडिपेंडेंट पार्टी है उसके संस्थापक थे। वो बहुत ही बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे एंड फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टी, और इंडिपेंडेंट पार्टी के संस्थापक थे। लेटर ही फाउंडेड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। बाद में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का स्थापना की। ही प्लान द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। ही प्लान द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, और उन्होंने ही रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी बनाई थी उसकी योजना बनाई थी कि एक पार्टी बनाई जाएगी जिसका नाम क्या होगा, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल के वो मेंबर थे, वो सदस्य थे। ध्यान दीजिए, ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल का वो सदस्य बना। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको जैसे पता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सी कमेटी बनाई गई थी। उसमें एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के चेयरमैन अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर थे। एंड बिकम लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट इन 1956। अब देखिए, ही एंड बिकेम लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट, और जो पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था उसके अंदर वो कानून मंत्री थे। इन 1956 ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। अब देखिए, 1956 के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उसने अपना धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अलॉन्ग विद थाउजेंड्स ऑफ हिज फॉलोअर्स। वो हजारों अपने अनुयायियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ उन्होंने 1956 के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे हुआ सी राजगोपालाचारी। ये सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो इसमें आप देखेंगे सी राजगोपालाचारी वाज बोर्न इन 1878। सी राजगोपालाचारी का जन्म 1878 में हुआ था। ही वाज ए वेटरन कांग्रेस लीडर। वे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मुख्य नेता थे एंड एन ऑथर, और एक लेखक भी थे। ही वाज एन एर्डेंट फॉलोअर ऑफ गांधी जी। गांधी जी के बहुत पक्के समर्थक थे। एंड वाज आल्सो वेरी क्लोज एंड डियर टू हिम। वो महात्मा गांधी के बहुत नजदीक थे और महात्मा गांधी उसको बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही प्यारे थे। ही वाज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी श्री राजगोपालाचारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। असेंबली ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 1948 टू 1950। जब भारत को आज़ादी मिली
1947 में। उसके बाद 1948 से 1950 तक स्वतंत्र भारत के वो गवर्नर जनरल बने। सी राजगोपाली फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो सी राजगोपालाचारी थे। उसका कार्यकाल था 1948 से 1950, 1948 से 1950 तक स्वतंत्र भारत के वो पहले गवर्नर जनरल बने। आफ्टर द इंडिपेंडेंस और आज़ादी के बाद ही वाज अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट। देखिए, आज़ादी के बाद जो अंतरिम सरकार बनाए गए थे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसके अंदर उसको मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया था, उसको मंत्री बनाया गया था। लेटर ऑन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास। कालांतर में वो मद्रास के मुख्यमंत्री बने। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेजेंटेड विद भारत रत्न। ये पहले व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति थे जिसको सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था, भारत रत्न जिसको मिला था। इन 1959 ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वतंत्र पार्टी। और 1959 के अंदर उन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। एंड ही डाइड इन 1972 और 1972 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज ये दो महत्वपूर्ण लीडर्स के बारे में हमने आपको बताया। आगे हम कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कांग्रेस पार्टी के बारे में बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ कांग्रेस पार्टी एट ए नेशनल लेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1952 टू 1962। 1952 से 1962 तक कांग्रेस पार्टी की स्थिति के बारे में बताने थे। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की क्या स्थिति थी। 1952 से लेकर 1962 तक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति के बारे में आपको बताना कि किस स्थिति में थी। तो द स्टेटस ऑफ कांग्रेस पार्टी एट ए नेशनल लेवल वाज वेरी स्ट्रांग। लेकिन नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, वेरी स्ट्रांग पावर थी उसके पास। द स्टेटस ऑफ कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति थी एट ए नेशनल लेवल वाज वेरी स्ट्रांग। द अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी वर यूनिक। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो उपलब्धियां हासिल की थी वो बहुत ही अनुपम थी, यूनिक थी। इट्स प्रिंसिपल्स प्रोवाइड डायरेक्शन टू नेशन। इसके जो सिद्धांत थे वो देश को दिशा प्रदान करने वाले थे। द हुज विन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन वाज ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट। देखो, तीन जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को जो बहुत ही भारी जीत हासिल हुई थी वो किस कारण से हुई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के कारण प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी जीत मिली, बहुत भारी जन समूह का समर्थन मिला, बहुमत मिला। इट वॉज ए पार्टी ऑन हुज पॉलिसीज द होल नेशन हैड ट्रस्ट। ये वही एक पहली पार्टी है जिसके ऊपर पूरे देश को विश्वास है। इसके जो सिद्धांत है, इसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर पूरे देश के लोगों, पूरे देश को विश्वास होता है, पूरा देश उस पर विश्वास करता है। द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री एंडोर द फैक्ट ऑफ इट्स कमेंडेबल पोजीशन। अब देखिए, पूरे देश के अंदर जो पूर्ण बहुमत मिला, सभी प्रांतों के अंदर, प्रोविंस, सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो स्पष्ट बहुमत मिला था वो इस बात का परिणाम है, वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा का पूरा देश कांग्रेस पार्टी पर कितना विश्वास करता है। और ये बात प्रूव कब होती है, जब तीनों आम चुनाव के अंदर इतनी भारी बहुमत मिलता है। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला था, कांग्रेस की जीत हुई थी। ये इस बात को प्रूव करता है कि भारत के सभी लोग कांग्रेस पार्टी पर इस दौरान 1952 से 1962 तक बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। देखो, पहला जो आम चुनाव हुआ था उसमें क्या परिणाम निकले, क्या परिणाम हुए। तो कांग्रेस हैड गेन पॉपुलैरिटी सिंस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। देखो, कांग्रेस तो बहुत ज्यादा फेमस थी क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, उसके कारण वो बहुत ज्यादा फेमस थी। इट हैड पॉपुलर लीडर, और इसके पास बहुत ही लोकप्रिय नेता भी थे, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के अंदर बहुत ही फेमस लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज ऑफ विच इट अचीव
थम्पिंग विक्ट्री, जिसके कारण इसको बहुत ही भारी जीत हासिल हुई। एक तो इंडिपेंडेंट जो स्ट्रगल था, स्वतंत्रता जो संग्राम था, उसके अंदर इसने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, इसके पास बहुत ही फेमस लीडर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे। इस कारण से कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी जीत हुई। द पार्टी वॉन 364 सीट आउट ऑफ 489 सीट। 489 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को फर्स्ट जो आम चुनाव हुए थे उसमें 364 सीटें प्राप्त हुई, जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस वो दूसरे नंबर पर रही, उसको 16 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डिड द कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। अब ऐसा कौन सा रीजन है कि कब और क्यों कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया? तो देखिए, द कम्युनिस्ट पार्टी वेंट थ्रू स्प्लिट इन 1964। देखो 1964 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया, क्योंकि इस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन के युद्ध के कारण भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो सोवियत प्रणाली पर विश्वास करते थे, कुछ लोग चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके समर्थक थे। तो जो सोवियत संघ की पॉलिसी पर चलने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर लोग थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहलाई, और जो चाइना के समर्थक थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहलाए। तो ये ध्यान दीजिए कि 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ, क्योंकि उस समय भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, जिसके कारण से कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो गया। उसमें कुछ जो लोग थे वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहे थे। इस कारण से आइडियोलॉजीज डिफरेंसेस होने के कारण सोवियत संघ की आइडियोलॉजी अलग थी, चाइना की आइडियोलॉजी अलग थी, इस कारण से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर विभाजन हो गया। तो आज हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के अंदर ये क्वेश्चंस बताए। इन सभी को आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करेंगे। थैंक यू।